Hello everyone, welcome back to the channel. So this is your educator Palak Agrawal. I hope you people are doing fine and आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। जैसा कि सब लोग इंग्लिश का बोर्ड्स का पेपर दे चुके हैं एंड आई होप काफी लोगों का नेक्स्ट पेपर ज्योग्राफी का है एंड ज्योग्राफी से काफी बच्चों को डर लगता है बिकॉज मोस्ट पीपल थिंक इसमें बहुत ज्यादा फैक्ट्स है, फिगर्स हैं, हम इतनी सारी चीजें कैसे याद करेंगे। बट लेट मी टेल यू, चीजें इतनी मुश्किल होती नहीं है जितना हमको लगता है। द थिंग इज व्हाट यू नीड इज द राइट स्ट्रेटेजी to know which are the important topics, which are the important questions, and you will be scoring 100 out of 100 in geography. इससे पहले मैंने एक स्ट्रेटेजी वीडियो डाली है ज्योग्राफी की अपने चैनल पे। अगर आप लोगों ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है सो प्लीज गो एंड वॉच दैट वीडियो, जहाँ पे मैंने पूरी स्ट्रेटेजी डिस्कस करी है कि कौन से चैप्टर आपको आते हैं, कौन से नहीं आते हैं, कैसे टैकल करना है, कैसे पीवाईक्यूज को एनालिसिस करना है। So that video is really very important. And in this video, so let me tell you, before doing that, let me introduce yourself. This is your educator and boards mentor Palak Agrawal. Currently, I am pursuing BA Honours Political Science from The Hindu College, Delhi University. I was AIR 1 in the CUET where I have scored 100 percentile in 6 subjects. In 12th boards, I have scored 99 percentile. So, before introducing myself or before guiding you कि मैं कैसे आप ज्योग्राफी के लिए बताऊं, बट सो लेट मी टेल यू, मेरे को ज्योग्राफी में बोर्ड्स में 100 आउट ऑफ 100 है। सो यू कैन सी कि आई एम द राइट पर्सन टू गाइड यू। और मैं कोई 3-4 साल पहले नहीं, पिछले सारी ज्योग्राफी में मेरे को 100 आउट ऑफ 100 आए हैं इन द ईयर 2023 ओनली। सो आई एम द फ्रेश वन। मुझको पता है कि पेपर कैसे आया था, कैसे उन्होंने चेकिंग करी थी। So I will be guiding you. Okay, so let's begin this video where we will be discussing the most important questions of geography. अगर आपने उन क्वेश्चंस को कर लिया तो कोई नहीं रोक सकता कि आपको 100 आउट ऑफ 100 ज्योग्राफी में ना आए। ऑल्सो वी विल बी डिस्कसिंग कि आपको पेपर को कैसे सॉल्व करना है, किस सेक्शन को कितना टाइम देना है एंड एवरीथिंग। सो लेट्स बिगिन दिस वीडियो। सो these are the very important topics. तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंडिया वाली बुक से बहुत से बच्चों को डर लगता है, बट लेट मी टेल यू दैट इज रियली वेरी इजी। जस्ट अ सेकेंड। एंड प्लीज आप कमेंट सेक्शन में बताते रहा करिए कि आपको कोई भी डाउट है। आई विल बी रियली हैप्पी टू हेल्प यू ऑल। ऑल्सो मैं टेलीग्राम लिंक पिन कर देती हूँ अपने डिस्क्रिप्शन में, तो आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे मैं आपको सारा मटेरियल, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करती हूँ। ओके, तो सबसे पहले इंडिया वाली बुक से स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे चैप्टर वाइज लगाया हुआ है मैंने। सबसे पहले 4 स्टेजेस ऑफ डीटीटी। आपको जो डीटीटी की इंडिया वाले की जो 4 स्टेजेस है उनके बारे में पता होना चाहिए। सबसे पहले तो जो 1920 अराउंड 1901 से 21 तक है, फिर 21 से 51 तक है, फिर 51 से 81 तक है, फिर पोस्ट 81 1981 है। तो आपको इन चारों स्टेजेस के बारे में पता होना चाहिए। दिस क्वेश्चन इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। और वैसे तो इसमें कोई पिक्चर नहीं दी हुई है, लेकिन अगर आप अपने हिसाब से थोड़ी बहुत पिक्चर बना दोगे तो दैट विल बी अ प्लस पॉइंट। सबसे पहले आपको ये क्वेश्चन पता होना चाहिए। फिर टाइप्स ऑफ सेटलमेंट, ये ह्यूमन सेटलमेंट वाले चैप्टर से है। एक मिनट, हाँ, ये ह्यूमन सेटलमेंट वाले से, जैसे इसमें 4 सेटलमेंट दी हुई है, 1 2 3 4। इसमें दी हुई है डिस्पर्स है, एक हेमलेटेड है, एक सेमी डिस्पर्स्ड है और एक यहाँ पे न्यूक्लिएटेड है। ठीक है, तो इन चारों सेटलमेंट के बारे में पता होना चाहिए। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है और काफी रिपीटेटिव भी है, तो ये क्वेश्चन तो आपको चैप्टर से पता होना ही होना चाहिए। एंड सेकेंडली, फिर उसी चैप्टर से एक क्लासिफिकेशन ऑफ टाउन्स है कि लाइक मिलिट्री टाउन कौन सा है, कमर्शियल टाउन कौन सा है, ये पता होना चाहिए। ये क्वेश्चन आपके मैप में भी आ जाता है, तो ये मैप पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है और एक लॉन्ग आंसर भी इससे आ ही सकता है। एंड मैप के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा जो एक मोहो और एक ना अंबाला जो बेस है, हाँ, पंजाब में जो अंबाला वाला है, तो ये क्वेश्चन मैप में बहुत बार आता है, अंबाला वाला। ठीक है, तो आपको ये क्लासिफिकेशन ऑफ टाउन्स पता होना चाहिए। उसके बाद जो लैंड रिसोर्स वाला चैप्टर है उससे ये सीपीआर, कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। ये शॉर्ट आंसर में आ सकता है, लॉन्ग आंसर में नहीं आएगा। ठीक है, शॉर्ट आंसर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड एक ये क्वेश्चन, ये टॉपिक हम लोग बहुत इग्नोर कर देते हैं, टाइप्स ऑफ फार्मिंग, रेनफेड एंड इरिगेशन। एक मिनट,
रेनफेड एंड इरिगेटेड, ये क्वेश्चन हम इग्नोर कर देते, बट दिस क्वेश्चन इज रियली इंपॉर्टेंट। पहले मैंने भी इस क्वेश्चन को याद नहीं करा था, लेकिन जब मैंने पीवाईक्यूज को देखा था तब देखा था कि क्वेश्चन बहुत रिपीट हो रहा है, और शायद जहां तक ये क्वेश्चन मेरे बोर्ड के पेपर में आया भी था, मुझे एग्जैक्टली ध्यान नहीं है, बट दिस क्वेश्चन इज रियली इंपॉर्टेंट कि रेनफेड के 2 टाइप्स है और जो इरिगेटेड के दोनों टाइप्स है, तो उनको आपको पता होना चाहिए। एक एक पैराग्राफ का आंसर है, इतना याद कर सकते हो, ईजी है ये, ठीक है, बस 2-3 बार रीड करोगे हो जाएगा। दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट, प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। और पता है ये क्वेश्चन तुमको लगता होगा कितना बड़ा आंसर है, बट ये बहुत ईजी है, बस उनकी तुम हेडिंग्स याद कर लो, लाइक जो मॉनसून वाला हो गया, और लैंड की जो लैंड के जो फ्रेगमेंटेशन है, हाँ, लैंड का फ्रेगमेंटेशन हो गया, ठीक है, और जो फर्टिलाइजर्स वगैरह यूज होती है, और पॉवर्टी हो गया। पता है इनके 4-5 फैक्टर्स याद कर लो, तो सबसे पहले इसमें फ्लो चार्ट बना दो, ठीक है, फिर उनको हर एक को थोड़ा थोड़ा खुद से ही डिस्क्राइब कर सकते हो। पता है अगर तुम बुक का थोड़ा याद नहीं भी हो रहा है, तो 2-2 3-3 लाइन बुक से याद कर लो, बाकी अपने आप से बना दो। तो दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो रियली वेरी इंपॉर्टेंट, प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, ठीक है। एंड देन वी हैव दिस टाइप्स ऑफ मिनरल्स। तो ये मिनरल वाला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत से बच्चों को इसमें डर लगता है। तो सबसे पहले मैं बता देती हूँ कि इस वाले चैप्टर से क्या क्या आता है। सबसे पहले तो इस मिनरल्स वाले चैप्टर से तुम्हारा मैप आएगा, आएगा ही आएगा, एक तो मैप आ गया, ठीक है। उसके बाद जो क्वेश्चन है टाइप्स ऑफ मिनरल्स, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको इजीली याद कर सकते हो कि एक तो मेटेलिक मिनरल होगा, नॉन मेटेलिक मिनरल होगा। मेटेलिक में फेरस हो गया, नॉन फेरस हो गया, और जो नॉन मेटेलिक है उसमें एक तो ऑर्गेनिक हो गया और इनऑर्गेनिक हो गया, दैट इज फ्यूल और नॉन फ्यूल। तो ये वाले टाइप्स ऑफ मिनरल्स, ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। फिर मिनरल रीजन्स ऑफ इंडिया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे इसमें 3 रीजन्स थे, ठीक है, एक तो साउथ का साउथ वेस्ट हो गया, ठीक है, और दूसरा नॉर्थ वेस्ट हो गया, और तीसरा नॉर्थ ईस्ट हो गया। पता है, और मुझे पता है मेरे को कम से कम 1 साल हो गया, मैंने 1 साल से कुछ ये सब पढ़ा नहीं है, लेकिन अभी याद है। क्यों याद है? मैप से पढ़ा था मैंने इसे, ऐसे हम मैप बना लेंगे एक यहाँ पे, और पता है तुम ऐसे ही छोटा सा मैप बना के आओगे ना, तुम्हारा प्लस पॉइंट होगा कि टीचर को लगेगा कि बच्चे ने कितना एक्स्ट्रा एफर्ट डाला है, कुछ है भी नहीं, इतना छोटा सा बना। मेरी ड्राइंग तो इतनी बेकार है, फिर भी मैंने ऐसे बनाया ही थी। तो यहाँ पे तुम लिख देना नॉर्थ ईस्ट, लिख देना कि नॉर्थ ईस्ट वाली बेल्ट है, उसके कुछ 2-3 मिनरल लिख देना। यहाँ पे साउथ वेस्ट वाला लिख देना, केरला कर्नाटका में, उसके 2-3 मिनरल हो गए। और यहाँ पर ये नॉर्थ वेस्ट वाला हो गया, राजस्थान गुजरात का। तो ऐसे ये वाला हो गया तुम्हारा, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मिनरल रीजन्स ऑफ इंडिया, ठीक है। और फिर इसमें ये 2 मेटल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, मिनरल्स, इनको डिस्क्राइब करने के पूछ लेता है। आयरन का बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आयरन इज लाइक स्टील का, जो आयरन से जो स्टील बनता है, लाइक बैकबोन ऑफ एनी कंट्री होता है। तो आयरन का बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैग्नीज का भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें ऐसे पूछते हैं, तो मेन पहले तो उनका डिफाइन करना होता है कि इन मिनरल्स की क्वालिटीज क्या है, क्या क्या है। फिर उसको रीजन्स बताने होते हैं, तो 4-5 स्टेट याद कर लेने होते हैं तुम्हें, और फिर उनके 2-2 3-3 नाम हर किसी में कर लेना होता है, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा मेटल्स वाला चैप्टर। और इससे ये न्यूक्लियर वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइक ये जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एनर्जी आज के टाइम पे, और ये याद रख लेना, इससे तुम्हें कंफ्यूजन होता है। एक तो ये नॉन कन्वेंशनल है, ठीक है, ये नॉन कन्वेंशनल एनर्जी है, लाइक ये ट्रेडिशनल में नहीं आती है, नॉन कन्वेंशनल है, ठीक है। तो ये नॉन कन्वेंशनल होगी। कन्वेंशनल का मतलब होता है ट्रेडिशनल, मतलब पुराना। नॉन मतलब नॉन लगा ले, मतलब ये न्यू एनर्जी, क्योंकि पहले कहाँ न्यूक्लियर एनर्जी इतनी यूज होती थी, ठीक है। और इसे स्पेशली किसके लिए यूज किया जाता है? इलेक्ट्रिसिटी के लिए। और इसके तुमको वो 2 मिनरल्स पता होने चाहिए, एक तो हो गया थोरियम, और दूसरा हो गया यूरेनियम, ठीक है। तो ये न्यूक्लियर एनर्जी वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद है भरमौर की केस स्टडी। वैसे इसे एक हाई क्या प्रोबेबिलिटी है कि तुमको क्वेश्चन भरमौर की केस स्टडी मतलब एज ए केस स्टडी ही आएगा, तुमको एमसीक्यू सॉल्व करने होंगे, लेकिन फिर भी तुम इसे याद कर लेना। मैंने भी इसे याद कर लिया था। इसमें कुछ 2-3, एक तो जो उसके 4-5 आउटकम्स थे उनको याद कर लेना, मतलब लाइक जो ट्रांसपोर्टेशन का, जो एनसीईआरटी में ऐसे राइट साइड में नीचे में दिया हुआ है, तो 4 पॉइंट्स वो याद कर लेना। और फिर बता देना कि लाइक इसे जो डेवलपमेंट है वो अनइक्वल है, उसके कुछ विलेजेस में हुआ है, कुछ विलेजेस में नहीं हुआ है, 2-3 रिवर्स है, उसको वो याद कर लेना। तो एक आंसर बना लेना केस स्टडी वाला, वो याद कर लेना, ठीक है। और ये प्रॉब्लम ऑफ स्लम्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जहाँ पे तुम यहाँ पे स्पेशली अगर तुम आंसर स्टैंड आउट करने के लिए धारावी को भी मेंशन कर सकते हो। कितनी सारी प्रॉब्लम्स होती है, सैनिटेशन नहीं होता है, सिक्योरिटी नहीं होती है, कोई एजुकेशन नहीं होता है, फूड सिक्योरिटी नहीं होती है, ओपन डेफिकेशन होता है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स को तुम मेंशन कर सकते हो, ठीक है। और ये वाटर पॉल्यूशन वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि लाइक क्या क्या सोर्सेज होते हैं। सबसे पहले जो पॉल्यूशन है, सबसे पहले तो हमें डिफाइन करना होता है कि क्या पॉल्यूशन है, ठीक है।
फिर बताना होता है सोर्सेज क्या है उसके, ठीक है, उससे फिर बताना होता है इम्पैक्ट क्या है, फिर उसके बाद हमें बताना होता है सॉल्यूशन क्या है उसका, ठीक है। ऐसे करने होते हैं पॉल्यूशन वाले क्वेश्चन, सारे पॉल्यूशन के, एयर पॉल्यूशन हो गया, लैंड पॉल्यूशन हो गया, नॉइज पॉल्यूशन हो गया, ठीक है। ये हो गए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एंड देन वी हैव वर्ल्ड वाली बुक से, इंडिया वाली बुक की बता दी, अब हमारे वर्ल्ड वाली बुक से। तो सबसे पहले फर्स्ट आंसर ही हो जाता है नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन। ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर इतना नहीं पूछा जाता है, नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमंस बहुत ज्यादा पूछा जाता है, लाइक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर तुमने उस चैप्टर से ये क्वेश्चन नहीं करा तो तुम्हारा कोई फायदा नहीं है उस चैप्टर को पढ़ने का। तो इस पे तुमको आंसर आना ही आना चाहिए। और यहाँ पे कुछ टर्म्स है जैसे मेंशन करोगे, जैसे मदर गॉडेस हो गई, टेक्नोलॉजिकल नो हाउ नहीं था, इस तरीके से ये टर्म्स मेंशन होने चाहिए। उन टर्म्स को क्या भी करना होता है, हाईलाइट भी करना होता है, ठीक है। ये हो गया। अब उसके बाद ये जो पॉपुलेशन वाला चैप्टर्स है, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, तो इसमें जो ज्योग्राफिकल फैक्टर्स है, ये क्वेश्चन बहुत इजी, पता है ये क्वेश्चन को तुमको याद करना ही करना है। एक तो ये बहुत इजी हो गया, ज्योग्राफिकल फैक्टर्स हो गए, इकोनॉमिकल फैक्टर्स हो गए, ह्यूमन फैक्टर्स हो गए, और एक कोई कल्चरल फैक्टर्स वगैरह था, ज्योग्राफिकल थे और नहीं, ह्यूमन नहीं, हाँ सोशो कल्चरल जो फैक्टर्स है, हाँ। तो ये इनको याद करना ही करना है, बहुत इजी क्वेश्चन है, इसीलिए कह रही हूँ। वाटर वगैरह था, यहाँ पे लैंड थी, सॉइल थी, यहाँ पे अर्बनाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन था, और यहाँ पे अनस्टेबिलिटी, पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी वगैरह। तो ये क्वेश्चन याद हो जाना चाहिए, बहुत ईजी है, ठीक है। दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट, ईजी भी है, इंपॉर्टेंट भी है। और ये डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, इसमें यार 3 स्टेजेस है, आप से याद कर सकते हो, उसका ऐसे बना भी सकते हो कि कुछ ऐसे था ना, इस तरीके से था ना, याद नहीं है एग्जैक्टली, ऐसे ऐसे, हाँ मतलब इस तरीके से मुझे बिल्कुल याद नहीं है। तो उसका डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, डायग्राम बनाना ही बनाना है। और एक बार डायग्राम देख ले तो तुमको तीनों स्टेजेस अपने आप याद हो जाएंगी, ऐसे 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 थी ना, यहाँ पे कंट्रीज मेंशन करनी है। तो ये डेमोग्राफिक ट्रांजिशन वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये 4 पिलर्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, पता है ज्योग्राफी में एक ये फायदा होता है कि जो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है ना, वो बहुत ईजी है, तुम उनको आराम से याद कर सकते हो। जैसे अब मैंने ये क्वेश्चन बताया नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन, उसमें कुछ नहीं है, आसानी से याद कर सकते हो। और ये फैक्टर्स, ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, उसकी एक बार जो ग्राफ है उसको अच्छे से समझ लो और तुमको आंसर अपने आप याद हो जाएगा। अब 4 पिलर्स, अब उसमें 4 पिलर्स है, जैसे इक्विटी वगैरह हो गई, इक्विटी हो गया, एम्पावरमेंट हो गया। तो ऐसे जो चार फैक्टर्स है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बस एक बार उनको रीड कर लो, तुम समझ जाओगे, फिर अपने आप लिख दोगे। हाँ बट एक प्रेफरेबल होता है कि जो वर्ड्स एनसीईआरटी में उनको ही तुम लिखो। फिर उसके बाद अप्रोचेज ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, एक मिनट, अप्रोचेज टू ह्यूमन डेवलपमेंट, इसमें जो 4 अप्रोचेज दी हुई हैं, कैपेबिलिटी अप्रोच है, इनकम अप्रोच है, और फिर उसके बाद एम्पावरमेंट अप्रोच है। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कैपेबिलिटी अप्रोच इसने दिया, अमृत सेन ने दी है, और जो आईएलओ ने एक अप्रोच दिया। तो इस तरीके से चारों अप्रोचेस को याद कर लेना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब उसमें जो उसके बाद एक एग्रीकल्चर वाले चैप्टर, उसमें इतने सारे होते हैं, बट उसमें से कुछ सारे नहीं करने होते तुम्हें, कुछ कुछ बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे कि इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ये इंडिया में होता है, राइस वगैरह बहुत होता है, तो यहाँ पे इसकी फीचर्स याद कर लेने हैं। प्लांटेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि कमर्शियल का पार्ट हो जाता है। इसके जैसे याद कर लो, लार्ज लैंड फार्म्स होते हैं। और इसकी जो कंट्रीज दी हुई है ना, कि कौन सी कंट्री, जैसे कौन सी जो कॉलोनी थी, और वहां पे कौन सा क्रॉप था, और उसकी इंपीरियल पावर कौन सी थी, ये याद कर लेना। ये एमसीक्यू में आते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए ये भी याद कर लेना। ये प्लांटेशन वाला हो गया। एंड उसके बाद क्या है हमारे पास में, प्लांटेशन वाला जैसे हो गया हमारा, तो उसके बाद ये कोऑपरेटिव वर्सेस कलेक्टिव, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये डिफरेंशिएट बिटवीन में पूछ लेते हैं, तो इसका आंसर तब तो अच्छा तब आएगा जब तुम टेबल बना के लिखोगे। तो डिफरेंशिएट बिटवीन में पूछ लेते हैं कि जैसे कि ये वेस्टर्न कोऑपरेटिव वेस्टर्न कंट्रीज में होता है, ये कलेक्टिव, क्या वो कलेक्टिव फार्मिंग को और क्या बोलते हैं, सब कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। कलेक्टिव फार्मिंग को और क्या बोलते हैं, कोलकाज, कोलकाज। तो ये हो गया, यूएसएसआर में होता था ये। तो ये लिखेंगे, इसके दोनों के पॉजिटिव पॉइंट्स क्या होते हैं, दोनों के नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं। अब उसके बाद इंडस्ट्रीज वाला चैप्टर है, तो इंडस्ट्रीज बेस्ड ऑन ओनरशिप, उसमें ये ओनरशिप वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि लाइक कौन सी होती है। एक तो पूरी स्टेट ओन्ड हो गई, एक हो गई पूरी स्टेट ओन्ड हो गई, एक हो गई प्राइवेट हो गई, और एक दोनों का मिक्स होता है, लाइक कैपिटलिस्ट सोशलिस्ट मिक्स, उस तरीके से याद कर लेंगे। ओनरशिप वाला इंपॉर्टेंट है। रिटेल वर्सेस होलसेल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें डिफरेंशिएट बिटवीन में आते हैं क्वेश्चन। रिटेल को समझाना होता है, होलसेल को समझाना होता है। ये टूरिज्म वाला फिर बहुत इंपॉर्टेंट है, टूरिज्म वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें जो फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग टूरिज्म है,
वहां पे क्वेश्चन पूछ लेते हैं लाइक डिफाइन टूरिज्म एंड द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग टूरिज्म, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इजी भी क्वेश्चन है। और जो ट्रांसपोर्टेशन वाला चैप्टर है उसमें से पूछते हैं कि कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एक ट्रांस कैनेडियन रेलवे, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे उसका ऐसे ऐसे करके बना देते हैं। और एक तो इससे ना ये सोर्स में भी आ जाता है, ये क्वेश्चन सोर्स में भी आ जाता है, और दूसरा ये शॉर्ट आंसर में भी आ जाता है, तो इसीलिए दोनों में ही आ जाता है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक यहाँ पर जो मेडिटेरेनियन सी वाला जो है, जो कनाल है, सुएज कनाल वाला, हाँ सुएज कनाल वाला, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वो हो गया। अभी साइबर स्पेस का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी इसी चैप्टर में, ट्रांसपोर्टेशन वाले चैप्टर में, कम्युनिकेशन में आ जाता है। साइबर स्पेस का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें एक पैराग्राफ दिया हुआ है, उसी से एक आंसर बना देना। ठीक है, अब बेसिस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, अब जो 4 से 5 बेसिस दिए हुए थे, बहुत इंपॉर्टेंट है इंटरनेशनल ट्रेड से। डब्ल्यूटीओ का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें ये पूछ लेते हैं कि ड्रॉबैक्स ऑफ डब्ल्यूटीओ पूछ लेते हैं कि डब्ल्यूटीओ में क्या क्या प्रॉब्लम है, तो ड्रॉबैक्स ऑफ डब्ल्यूटीओ सबको ही पता होना चाहिए, एमसीक्यू में आ जाता है, 1995 में बनाए 1 जनवरी। और इससे पहले कौन सी ऑर्गेनाइजेशन थी, गेट, जनरल एग्रीमेंट ऑफ ट्रेड एंड टैरिफ। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख रहे होंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं आपको यहाँ पे साथ साथ कितने सारे आंसर्स याद कराते जा रही हूँ, चाहे वो एमसीक्यू के हों, चाहे वो सोर्स के हों, चाहे वो मैप के हों। तो इसलिए पूरी वीडियो को देखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मैं जब अपना वॉच टाइम देखती हूँ कि एवरेज वॉच टाइम वीडियो का कितना आता है, 2 से 3 मिनट, यार ऐसा कोई फायदा तो नहीं है ना कि मैं इतने एफर्ट्स डाल के वीडियो बना रही हूँ 15 मिनट की, 20 मिनट की, ज्यादा बड़ी वीडियो तो मैं बनाती ही नहीं हूँ ताकि आपका टाइम वेस्ट नहीं हो। फिर भी आप वीडियोस को पूरा नहीं देखते, 2 से 3 मिनट, मेरा कुछ नहीं जाएगा, मेरा कुछ नहीं जाएगा। तुम वीडियो को आगे बढ़ा बढ़ा के देखोगे, तुम इंपॉर्टेंट चीज मिस कर दोगे। मैं इतनी छोटी छोटी चीजें डिटेल में बताती हूँ, और अगर तुमको स्किप कर दिया तो तुम्हारा कोई फायदा नहीं, ऐसे तो वीडियो देखो ही मत फिर। इसीलिए वीडियो को अच्छे से देखा करो, ध्यान से सुना करो, पूरी वीडियो देखा करो, ताकि तुम्हें समझ में आ जाए। जब तुम वीडियो देख लोगे ना, तुम्हारी एफिशिएंसी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि इतनी छोटी छोटी चीजें डिटेल में कोई नहीं बताएगा, क्योंकि बाकी उन्होंने नहीं दिया है ना बोर्ड्स का पेपर, अभी मैंने दिया है, वो मेरे जब पूरे नंबर आए हैं और तब मैं यहाँ पे बैठ के तुमको बता रही हूँ। सो आई कैन गारंटी यू कि क्लेम करती हूँ मैं कि तुम्हारे नंबर बढ़िया आएंगे। वीडियो को पूरा देखा करो, ध्यान से देखा करो, सुना करो अच्छे से, और चीजों को लिखते जाया करो। ठीक है, अब मैंने तुम्हें बता दिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। ये हमारी इंडिया वाली बुक के ये हो गए, ये जो 2 स्लाइड्स हो गए, एक इंडिया वाली बुक के, ये इंडिया वाली बुक का, ये भी इंडिया वाली बुक का, एंड देन ये वर्ल्ड वाली बुक का, और ये वर्ल्ड वाली बुक का। आई होप तुम लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, तुमने इनको एनसीईआरटी में अच्छे से मार्क कर लिया होगा। इफ यू हैव नॉट डन, प्लीज वीडियो को दोबारा देखो और मार्क करो इन क्वेश्चंस को। इन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से पढ़ो, बिकॉज हाई प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस इसी से ही आएंगे। ठीक है, एंड उसके बाद हम पेपर सॉल्विंग स्ट्रेटेजी डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तुम्हें ये पता होना चाहिए कि पेपर में कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, किस तरीके के आ रहे हैं। सबसे पहले तो 17 एमसीक्यू आ रहे हैं, बहुत इजी होने वाले हैं। एनसीईआरटी को 1-2 बार अच्छे से रीड कर लो एंड कोई गलती नहीं होगी तुम्हारी। ठीक है, उसके बाद तुम्हारे 2 सोर्स बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं 3-3 नंबर के 2 सोर्स बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं 3-3 नंबर के। एक एक इसमें, एक तो शायद पैराग्राफ से आ जाएगा जहां तक है, और दूसरा एक आ जाएगा मैप आ जाएगा। और बहुत हाई प्रोबेबिलिटी जो ट्रांसपोर्टेशन वाला चैप्टर है, जैसे ट्रांस कैनेडियन रेलवेज, हाईवेज वगैरह, तो वहीं से क्वेश्चन आएगा, या सी रूट वगैरह कोई पूछ लेंगे। ठीक है, एंड उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन, 4 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे 3-3 नंबर के। ठीक है, उसके बाद 5 लॉन्ग क्वेश्चन होंगे और 2 मैप होंगे। मैप में एक प्रोबेबिलिटी कि एक जहां तक मिनरल्स वाले से आ सकता है। और मैप 2 तरह के होते हैं, एक में तुम्हें मार्क करना होता है लाइक, और एक में तुमको मार्क मतलब लोकेट एंड मार्क करना होता है एक में, और एक में लोकेटेड होता है ऑलरेडी, तुम्हें मार्क करना होता है, मतलब नेम करना होता है कि कौन सी जगह है। ठीक है, तो अब मैं बताती हूँ, टाइमिंग बताती हूँ कितने में क्या क्या कंप्लीट करना है। टाइमिंग, एमसीक्यू 10 मिनट में हो जानी चाहिए, 10 मिनट भी बहुत ज्यादा है। अगर तुमको आता होगा आंसर तो 5 मिनट में कंप्लीट हो जाएंगे। बस ये है, उनको वेरी ध्यान से पढ़ना, ध्यान से पढ़ना, जल्दीबाजी मत करना, गड़बड़ी नहीं करके आना। 10 मिनट दिए, 10 मिनट में आराम से हो जाने चाहिए। ठीक है, और उसके बाद तुम्हें शॉर्ट आंसर करने हैं, नहीं सोर्स बेस्ड क्वेश्चन है। सोर्स बेस्ड क्वेश्चन 6 तरीके से 6 एमसीक्यू हो गए, तो ये तुम्हारे 10 मिनट और इसके ले लेते हैं, 10 मिनट में ही हो जाना चाहिए। ठीक है, ये हो गया इतना। अब तुम्हें क्या करना है, ये 4 शॉर्ट आंसर है, इनके लिए तुम ले लो 40 मिनट, इनके लिए तुम ले लो 40 मिनट। 10 मिनट हो गए एक क्वेश्चन की, 10 मिनट एक शॉर्ट आंसर के लिए बहुत बड़ा होता है। मैं अपने कॉलेज में पता है कितना लिखती हूँ, मैं अपने कॉलेज में 5 मिनट में एक पेज लिख देती, नहीं हाँ 5 3 4 से 3 से 4 से 5 मिनट में एक पेज लिख जाता है।
तो उस हिसाब से तुमको तो 4 से 5 मिनट में एक पेज लिख जाता है, और तुमको तो यहाँ पे एक शॉर्ट आंसर में कितना पेज लिखना होता है, एक पेज लिखना होता है, तुमको 10 मिनट में एक पेज लिखना है, 1 से 1.5 पेज लिखना है, तो 40 मिनट बहुत ज़्यादा है, तो 1 घंटा तुम्हारा यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, 1 घंटा तुम्हारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया। ठीक है, उसके बाद तुमको लॉन्ग आंसर करने हैं। लॉन्ग आंसर के लिए तुम ले लो और से 1 घंटा और ले लो, नहीं 1 घंटा थोड़ा टाइम तो जब तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा है ना, तो 1.5 घंटा ले लो, 90। ठीक है, 90 मिनट हो गए, कितने हो गए, 5 क्वेश्चन हैं, 5 क्वेश्चन डिवाइड करेंगे तो 18 मिनट हो गए एक क्वेश्चन के लिए, बहुत टाइम है। इतना सुंदर आंसर लिख जाएगा ना, 18 मिनट हो गए पर क्वेश्चन के हो गए, सर इतना सुंदर से लिख जाएगा ना, इतना अच्छे से लिख जाएगा ना। ठीक है, तो ये तुम्हारे लॉन्ग का टाइम हो गया। मैप के लिए तुमको अभी भी तुम्हारे पास आधा घंटा बचा है, मैप के लिए तुमको ज़्यादा से 10 मिनट। जो चीज़ें पता है, मैप एमसीक्यू 2-3 मिनट में होने वाली चीज़ें, क्योंकि तुमको आता है तो आता है, तो इसके 10 मिनट हो गए। फिर भी तुम्हारे पास कितना टाइम बचेगा, 20 मिनट बचेंगे। हिसाब लगा ले तो फिर कमेंट कोई डाल दे गलत करा है मैंने। 90, 100, 160, 20 मिनट बचे। 20 मिनट में पेपर को हो जाएगा चेक अच्छे से। समझ में आ गया? अब मैंने तुमको पूरी स्ट्रेटेजी बता दी है। इससे पहली वाली वीडियो में बता दी थी पढ़ना कैसे है, इस वाली वीडियो में बता दिया कि कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, और इसमें अब मैं बता दी पेपर को सॉल्व कैसे करना है, अटेम्प्ट कैसे करना है। अब कहीं पे कोई स्कोप नहीं रह जाता है कि तुम्हारा एक भी नंबर कटे ज्योग्राफी में। ज्योग्राफी में वैसे पेपर 70 नंबर का होता है, 80 का नहीं होता है, 10 नंबर तुम्हें वैसे का होगा, प्रैक्टिकल में मिल जाएंगे आराम से। एंड नाउ इट डिपेंड्स ऑन यू कि तुमने इस वीडियो को कितने अच्छे से देखा है, कितना देखा है। बच्चों ने, बहुत से बच्चों ने स्किप कर दिया होगा, यहाँ तक बहुत से बच्चे पहुंचे ही नहीं होंगे क्योंकि उन्होंने और मेरी ये बात सुन भी नहीं पा रहे होंगे। बट इफ यू हैव रीच्ड टू हियर, just have a faith in yourself that you are going to score 100 out of 100 in geography. And let me tell you, this is really very easy. Yes, it is easy only if you follow the strategy, only if you apply all the tricks and terms that I have said to you. Guys, just try this. Have the faith in you as well as in me. If I can score 100, तुम भी ला सकते हो। मैं कोई बहुत डिफरेंट नहीं हूँ तुमसे, नॉर्मल हूँ, बिल्कुल तुम्हारी जैसी हूँ। इवन बहुत से तुम जैसे बच्चों से बहुत वीक भी होंगी, तुम लोग मुझसे कितने ज्यादा होशियार होगे। So you are going to score 100 out of 100 in geography. And if you have seen this entire video, and if you think I am helping you, please subscribe this channel, share this video with your friends. And I just expect a sincere gratitude from you guys. I'm putting a lot of efforts. If you like it, please share it to your friends, like the video, subscribe the channel. Notification bell को on कर लेना so you can know what are the new videos that are uploading. If you have any doubt, if you are in need of anything, please let me know in the comment section. So as we have reached the entire video, as we have reached the end of this video, so this is your educator Palak Agrawal signing off. Thank you.